Hello everyone, welcome to the biological. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am अर्पित चतुर्वेदी, योर एडुकेटर। और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है सीरीज़। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बाहर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू अपलोड एज मेनी वीडियोज़ एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। बस आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं टॉपिक्स जो है डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ओके, so this is a short series for the BARC OCS upcoming examination that will be around 5th to 12th September. Okay, 5th to 12th September. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों का DBT का एग्जामिनेशन अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने अच्छे से उस चीज़ को करा होगा और जल्दी ही देखिए रिजल्ट आ जाता है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को मेल्स का भी रिप्लाई करता हूँ और सभी जितने भी कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पे उनका भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो BARC OCS में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो है पूरा का पूरा एक तरीके से बेस करता है CSIR के सिलेबस पे। तो इसीलिए हम लोग हर चीज़ को डिटेल में ना पढ़ते हुए उन टॉपिक्स पे या डायरेक्टली उन जगह फोकस करने की कोशिश करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जो चीज़ हमको पता होना ज़रूरी है, ये इस तरीके की सीरीज आपकी रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आखिर तक देख के जाएं और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो आप वहाँ पे करके आएँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने जो पढ़ाया था वो DBT में बड़ा काम आया, या जो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह करा था वो बड़ा काम आया, तो ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो बेसिकली मैंने शुरू किया यूनिट 1 से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग अमाइनो एसिड और प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही करके ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा। जिन लोगों ने भी DBT बेट का एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस इस बार की DBT एग्जामिनेशन में आपको अमाइनो एसिड और प्रोटीन से मिल गए होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं अमाइनो एसिड से। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की कि आखिर अमाइनो एसिड को कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट बड़ी चीज़ पढ़ने से पहले हमें कुछ तो उसका बेसिक पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, और ख़ासकर BARC के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो BARC एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी या तो MSc फाइनल ईयर में होंगे या अभी उन्होंने MSc फाइनल ईयर अपना ख़त्म किया होगा। तो बेसिकली अगर अमाइनो एसिड की बात करी जाए तो अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक ऐसी कार्बन मॉइटी है, बेसिकली ऐसा बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और उनमें से अमाइनो एसिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप? एक तो अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें एक साथ ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, है ना। तो इसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है। इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे और छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट अटैच्ड कार्बन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस केस में है ये फर्स्ट अटैच्ड कार्बन जो होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप होता और इससे 1 2 3 4 ऐसे करके कार्बन ग्रुप अटैच होते तो हम इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा, इसको गामा और इसको डेल्टा। इस तरीके से इन कार्बन्स की नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि C अल्फ़ा कौन सा कार्बन है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया C अल्फ़ा कौन सा कार्बन है। प्लस इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठता है एसिमेट्रिक कार्बन का। एसिमेट्रिक कार्बन का, तो आप सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अब इन कार्बन के साथ या हम ये कह लें, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कि होती है 4, यानी कि एक बार में कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो
यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर कार्बन ने जो चारों बॉन्ड बनाए हैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ हैं, वो मतलब एक तरफ हाइड्रोजन हो, एक तरफ आपका कार्बन हो यानी कि CH3 हो, ठीक है, एक तरफ आपका हमारे पास हो NH2 और एक तरफ हो हमारे पास COOH। बेसिकली चारों के चारों ग्रुप अगर अलग हैं यानी कि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से फुलफिल हुई हैं, तब हम इस कार्बन को कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, या हम इसको कहेंगे कायरल कार्बन, ओके, या कायरल सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अभी DBT के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था और बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, तो वो है ये ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी जो दो वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन से फुलफिल्ड है, एक तरफ COH, एक तरफ NH2 और दो तरफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एक तो एसिमेट्रिक कार्बन से ये क्वेश्चन उठता है, एक ही उठता है कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिसमें एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन है, या बेसिकली दो एसिमेट्रिक कार्बन है या दो कायरल सेंटर हैं। तो ऐसे हमारे पास दो अमाइनो एसिड हैं, एक है हमारे पास आइसोल्यूसिन और एक है हमारे पास थ्रेओनीन। ये दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके पास दो दो कायरल के सेंटर हैं या दो एसिमेट्रिक कार्बन हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम टिप पे आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार के एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तुरंत, अरे ये तो पता है, ठीक है, हो गया, आगे, ऐसे करके चलना है। आप अगर बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम दोगे तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ तक नहीं पाओगे, सॉल्व करना तो दूर की बात, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया बेसिक कि हाँ अमाइनो एसिड होता क्या है, प्लस हमको ये पता है कि हमारे नेचर में जो अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं वो ऑलमोस्ट 20 होते हैं नेचुरली। हालांकि अब एलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन भी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन हम अभी 20 मानते हैं कि 20 हमारे पास होते हैं। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन में मतलब पार्ट नहीं ले रहे, लेकिन होते हैं, जैसे कि ऑर्निथिन। ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन ही बनाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो हमारे पास हैं 20 अमाइनो एसिड। और उन 20 अमाइनो एसिड का आपको क्या क्या पता होना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमको 20 अमाइनो एसिड देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो कि कौन कौन से टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोक्सिलिक, सल्फर कंटेनिंग, एमाइडिक, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल, ठीक है। अगर हम अभी के लिए नॉन एसेंशियल और एसेंशियल को किनारे भी कर दें, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये तो है ही कि पता होना चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होता है और कौन सा अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जो पानी से डरते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जो पानी के से मतलब सॉल्व हो जाते हैं, पानी से डरते नहीं, वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड कैसे हैं, ये आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहेंगे, ठीक है, ये आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहेंगे। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जिन पे चार्ज रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सल्फर कंटेनिंग में नहीं होता, सल्फर कंटेनिंग में आपको मिलेगा हाइड्रोफोबिक में। ऐसे अमाइनो एसिड जिन पे चार्ज मिले वो अमाइनो एसिड हमको देखने को मिलेंगे हाइड्रोफिलिक की फॉर्म में, और जो कि अनचार्ज नॉन पोलर होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कहाँ मिलेंगे आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आपको कहाँ मिलेंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ रहे होंगे इस तरीके से, तो आपको हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड यहाँ बाहर की तरफ लगे मिलेंगे और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड अंदर की तरफ मिलेंगे, क्योंकि वो एक हाइड्रोफिलिक चैनल बना रहे होंगे, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जो कि तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिफेटिक अमाइनो एसिड की, तो वो कौन कौन से हमारे पास, एलेनिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन और वेलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना वो है इनके शॉर्ट हैंड नोटेशन या सिंगल लेटर नोटेशन। अभी तक जैसे आप लोगों ने बार्क एग्जाम नहीं दिया होगा पहले, या अगर दिया भी होगा तो अपने ध्यान नहीं दिया होगा, बार्क में जितने भी क्वेश्चन अमाइनो एसिड से रिलेटेड आएंगे वहाँ पे अमाइनो एसिड का ये सिंगल लेटर नोटेशन आने वाला है।
पता नहीं क्यों उन्हें पसंद है या क्या है, लेकिन वो लोग सिंगल लेटर नोटेशन देते हैं। तो आपको ये सिंगल लेटर नोटेशन पता होनी चाहिए। अगर वहाँ पे के लिख के आ गया तो आप ये बैठ के सोचोगे नहीं कि ये के क्या था, आपको पता होना चाहिए कि के इज़ फॉर लाइसिन। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड के लिए ई है, एस्पार्टिक एसिड के लिए डी है, कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। तो ये सिंगल लेटर जो नोटेशन है अमीनो एसिड के लिए बहुत ज़रूरी है, अभी से आपको क्लियर कर लेना। एरोमेटिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड की, तो हमारे पास कौन से हैं? फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये तीनों तो अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे डीएनए की जब प्रोटीन की हमको एब्जॉर्प्शन देखना हो, प्रोटीन का डिटेक्शन करना हो, जितनी भी चीज़ें हमको करनी हो उसमें ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किस नैनोमीटर पे ये तीनों एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी है आपको, ये आप अपनी तरफ से ज़रूर से अपने पास लिख लीजिएगा कि किस वेवलेंथ पे ये तीनों अमीनो एसिड यानी कि फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन और लाइसिन। ठीक है, तो ये तीनों भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीरीन और थ्रियोनिन हमारे पास हाइड्रोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। इसके साथ साथ सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। सिस्टीन आपको पता है डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिजिंग बनाने में काम आता है। मेथियोनिन के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन हमारे पास एमाइडिक अमीनो एसिड है, ठीक है, जिनके साइड चेन में भी हमको एक अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। तो इन अमीनो एसिड का एक कच्चा चिट्ठा आपके दिमाग में हर समय घूमना चाहिए कि इनके सिंगल लेटर नोटेशन क्या है, कौन कौन से टाइप के अमीनो एसिड हैं। अब जैसे ही अमीनो एसिड का नाम सुनो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा, या हमको ये प्रोटीन में कहाँ देखने को मिलेगा। बेसिकली हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो अंदर की तरफ रहने की कोशिश करते हैं, अगर ग्लोबुलर प्रोटीन है तो उसके कोर में रहने की कोशिश करते हैं, और जितने हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं वो सरफेस पर रहने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपस में सब कुछ तय होता है इनका, और ये चीज़ कौन डिटरमाइन करता है? ये इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि इसकी फोल्डिंग कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग अमीनो एसिड से जुड़ी और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि अमीनो एसिड के साथ और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही बार बार मतलब अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो कि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब हमको पता है कि हमारे पास अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन से? एक तो अमीनो ग्रुप है और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब सारे का सारा खेल यहीं पे है। लो पीएच का मतलब हाई H+ कंसंट्रेशन। जब H+ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, जब H+ इस मीडियम में बहुत ज़्यादा होंगे, तब कोशिश करेंगे कि वो जितने भी आयंस है, या हम ये कह लें कि जितने भी उसको ग्रुप्स मिले, जितने भी उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स मिले, वहाँ पे ये H+ ऐड हो जाए। तो यहाँ पे COO- के फॉर्म में ना रह के COOH की फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि H+ बहुत ज़्यादा है मीडियम में, H+ यहाँ इससे बाइंड हो जाएगा जाके, COH कन्वर्ट कर देगा, प्लस CH जो हमारे पास NH3 है, ये सॉरी NH2 है, ये बन जाएगा NH3+। ठीक है, NH2 है, ये बन जाएगा NH3+, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को ये डोनेट करके बन जाएगा NH3+। तो अब अगर यहाँ पे आप ओवरऑल चार्ज देखने की कोशिश करो तो कितना आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको ओवरऑल चार्ज देखने को मिलेगा +1। ठीक, फिर एक स्पीशीज आएगी इसके बाद, जब क्या होगा, जो आपका COOH ग्रुप है ये अपना H+ डोनेट कर देगा, H+ डोनेट कर देगा और बन जाएगा COO-। तो अब यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा? 0। और इसके बाद क्या होगा, जो NH2 होगा, जो NH3+ होगा, वो अपना H+ डोनेट करके क्या बन जाएगा? NH2। तो अब यहाँ पे इसका नेट चार्ज कितना होगा? -1। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जहाँ पे पूरे की पूरी स्पीशीज, पूरे कंपाउंड का पूरे के पूरे क्या कहते हैं, जो हमारा अमीनो एसिड है उसका चार्ज 0 हो, उसको हम बोलते हैं ज्वेटर आयन। ठीक है, ज्वेटर आयन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। अभी देखो, तो ज्वेटर आयन कब बनता है? ज्वेटर आयन कब बनता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीएच के बारे में। ठीक है, तो लो पीएच थी, चार्ज था +1, हाई पीएच थी, चार्ज था -1, और ऐसी पीएच थी जहाँ पे चार्ज था 0।
तो ऐसी पीएच जहाँ पे आपके अमाइनो एसिड का, आपकी एंटाइटी का चार्ज 0 हो, उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई। ठीक है, ये पीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अमाइनो एसिड के जब आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो pK1 और pK2 है, ये क्या है? pK1 आपके COOH का जो H+ डोनेशन है उसको दिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग पढ़ते होंगे पहले से, वीक एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ भाई? एसिड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? H+ डोनेट करने की। अब NH3+ है और COOH है आपके पास। आपको पता है COOH जो है वो ज़्यादा एसिडिक है बजाय NH3+ के। ठीक है, तो COOH के पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी H+ को डोनेट करने की। ठीक है, अगर NH3+ और COOH को रखा जाए तो COOH+ से पहले कोशिश करेगा H+ को डोनेट करने की, क्योंकि वो एसिडिक ज़्यादा है। किससे? NH3+ से। तो इसीलिए जो pK1 है वो होता है आपके COOH के लिए। यहाँ पे ये एसिडिक ज़्यादा है, ये जल्दी से H+ डोनेट करेगा जैसे ही इसको मौका मिलेगा, जैसे ही pH बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये डोनेट करेगा तब जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। ठीक है, और वो होगा पीआई और वो होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्वेटर आयन बनेगा वहाँ पे। pK2 की अगर हम लोग बात करें तब जब pH इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, यानी कि H+ कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि NH3+ जो है वो अपना H+ डोनेट करेगा और ओवरऑल चार्ज पूरे स्पीशीज पे बन जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? पीआई क्या होता है? दूसरी चीज़ आपको कहा जाएगा कि एक पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड है। भाई ये एक अगर अमाइनो एसिड के साथ हो रहा है तो पूरी पॉलीपेप्टाइड के साथ भी हो रहा है, तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड है, उसका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है और हमने उस पॉलीपेप्टाइड को उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा pH पे रखा है, तो उस पॉलीपेप्टाइड पे कैसा चार्ज होगा? ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे 0 होता है और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर pH ज़्यादा होगी तो उस पर नेट चार्ज होगा नेगेटिव, और अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से pH कम होगी तो उस पर नेट चार्ज होगा पॉजिटिव। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप वो चीज़ डायरेक्ट डिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ से आती है इसको कैलकुलेट करने वाली, जो कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है ना, कि आपको पीआई कैलकुलेट करना होता है। तो पीआई में कुछ नहीं होता, पीआई में आपको पीके वैल्यू रखनी होती है 2 और उसको 2 से डिवाइड कर देना होता है। pK1 pK2 को रखो आपने 2 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड हो, न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो, बेसिक अमाइनो एसिड हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला, सबके लिए सेम फॉर्मूला। बस कॉन्सेप्ट ज़रा सा है, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो 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 क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बड़े आसानी से ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने फिर। तो अभी क्या है आप देख रहे हो, pKa है 3.65 इसकी, इस COOH ग्रुप की, फिर है इसकी 1.88 इस COOH ग्रुप की, और इसकी है pKa 9.60। तो अब आप सोचो, आपने pH 1 से शुरू किया और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको मिल गया एक pKa, कौन सा? 1.88। तो अब इस 1.88 पे जैसे ही आपको pKa मिला तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया? यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अभी था पहले +1, पहले से था +1, अब यहाँ पे हो गया 0, क्योंकि माइनस ये हो गया -1 और +1 यहाँ पे हमारे पास है ही। ठीक है, +1 हमारे पास है ही, तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, फिर आप और आगे बढ़े, यहाँ से आप यहाँ से और आगे बढ़े तो आपको मिला pKa2। ठीक, pKa2 पे क्या हुआ? 3.65 पे यहाँ से जो आपका क्या कहते हैं ये COH है, इसने अपना H+ डोनेट कर दिया, इसने अपना H+ डोनेट कर दिया। तब यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? तब यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? तब यहाँ पे चार्ज आ गया -1, क्योंकि +1 -1 0 हो गया, यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब आप और आगे बढ़े, आपने pH बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए। जब pKa वैल्यू पे pH पहुँची 9.60, तब आपका ये जो NH3+ है ये अपना H+ डोनेट कर देगा और आपको मिल जाएगा नेट चार्ज +2। नेट चार्ज कितना मिल जाएगा आपको? सॉरी, -2। ठीक है, नेट चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे -2। अब
आपके पास ये -2 चार्ज आ गया ओवरऑल पूरी स्पीशीज पे, और आपकी पीके वैल्यू खत्म हो गई। अब आपको पीआई कैलकुलेट करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि हम पीआई में पीके वैल्यू 3.65 लें, 1.88 लें या 9.60 लें, कौन कौन सी पीआई वैल्यू लें, कौन कौन सी पीके वैल्यू लें, बड़ा कंफ्यूजिंग। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक, जहाँ भी पीके वैल्यू के लेफ्ट राइट, ये जो पीके वैल्यू है, जहाँ भी जिस भी इंटाइटी में आप ये पीके वैल्यू ले रहे हो, अगर उस पॉइंट पे ओवरऑल मॉलिक्यूल या ओवरऑल जो आपका अमीनो एसिड है उस पे चार्ज +1, 0 और -1 से ज़्यादा है, तो आप उस पीके वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल पीके में यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे पीके वैल्यू 9.60 पे चार्ज है -2, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर चार्ज होता +1, 0 और -1 तो हम इसे कंसीडर करते, जो कि हम कर रहे हैं। नंबर 1 जो हमारी पीके वैल्यू है, वहाँ पे हमारे पास ओवरऑल चार्ज है +1, उसके बाद हमारे पास चार्ज 0 और फिर है -1 यहाँ वाले पे 3.65 पे, तो हमने 1.88 लिया, 3.65 लिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2.77 पीआई वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने यहाँ पे 9.60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब 9.60 पीके वैल्यू हो रही है तब ओवरऑल हमारे मॉलिक्यूल पे चार्ज हो रहा है -2, जो कि हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे +2 होता तब भी हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं था, हम उसे पीआई वैल्यू में कंसीडर नहीं करते। और जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम एक न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 पीके वैल्यू होती हैं, सिर्फ आपने दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, आपको पीआई वैल्यू मिल गई। सबसे सिंपल होता है, लेकिन ये सिंपल चीज़ें पूछी नहीं जाती एग्जाम में, तो आपको या तो एसिडिक अमीनो एसिड दे देंगे या आपको बेसिक अमीनो एसिड दे देंगे। अब बेसिक अमीनो एसिड की बात करो तो शुरुआत में ही आपको 2 NH3+ ग्रुप मिलेंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा जब आप शुरू करने जा रहे होगे, +2, ठीक है, +2 से आप शुरू करोगे। सबसे पहली जो पीके वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 2.18 pH पे, जहाँ पे ये COH ग्रुप अपना H+ डोनेट करेगा। तो जब ये अपना H+ ग्रुप डोनेट करेगा तब आपके पास कितना चार्ज हो जाएगा, +1। फिर आप और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगी पीके वैल्यू 8.95, तब कितना चार्ज हो जाएगा, तब चार्ज हो जाएगा 0। फिर आप और आगे बढ़ोगे तब आपको मिलेगी पीके वैल्यू 10.53, और तब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जब ये करेगा तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -1। तो बेसिकली जब शुरुआती वैल्यू थी, जहाँ से आप चले थे यहाँ पे पीके 2.18 पे, तब हमारे पास कितना चार्ज था, +2, और हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे। तो उसके आगे की जितनी वैल्यूज 8.95 और 10.53, जहाँ पे चार्ज हमारे पास +1 और -1 या 0 के पास था, तो हमने वो कंसीडर करे 8.95 और 10.53, 2 से डिवाइड किया और वैल्यू आ गई 9.74। अगर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आपके पीआई वाले कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट करना। इसके अलावा एक बहुत अच्छा और ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है हमारे पास समझने के लिए, और वो है पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे गलत भी करते हैं, जो कि अभी डीबीटी के पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, बेसिकली 2 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या इसको हम CONH लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हर अमीनो एसिड के पास एक COH ग्रुप है, हर अमीनो एसिड के पास एक COH ग्रुप है, प्लस हर अमीनो एसिड के पास एक NH2 ग्रुप है। तो ये COH ग्रुप और NH2 ग्रुप आपस में मिलकर साठ-गांठ बनाते हैं और यहाँ से वाटर जो है वो निकाल दिया जाता है। बेसिकली इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, यहाँ से वाटर जो है वो निकाल दिया जाता है और आपका ये CONH लिंकेज जो है वो तैयार हो जाता है बनके। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनने में जितनी आसानी लगती है, देखने में जितनी आसानी लगती है, उतना ही ज़्यादा ये गड़बड़ करता है आपके एग्ज़ाम में और उतना ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी क्रिएट करता है। ठीक है, तो बनना तो हमको पता चल गया है किस तरीके से बन रहा है, बड़ा मज़ेदार है भाई, बड़े आसानी से। हमने फिनाइल एनिलीन उठाया, हमने सिस्टीन उठाया, CONH लिंकेज बना दिया और ये हमारा बन गया एक डाई पेप्टाइड। ठीक है, ये हमारा बन गया एक डाई पेप्टाइड। लेकिन अब कहानी असली शुरू होती है जब इसमें आते हैं एंगल्स की बात। तो अब देखो, हमको C अल्फ़ा पता क्या है, हमको C अल्फ़ा पता है क्या है। ठीक है, C अल्फ़ा वो कार्बन है जो कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अटैच्ड है।
तो ये है आपका COOH फर्स्ट अमाइनो एसिड का, ये है आपका NH2 सेकेंड अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो चुकी है, वाटर जो है वो निकल चुका है और ये CONH लिंकेज बन चुकी है। तो जब ये CONH लिंकेज बनती है, जो चीज़ यहाँ से पूछी जाती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये CONH लिंकेज बनती है तो आप देखोगे C डबल बॉन्ड O और N और C, ठीक है। तो आपने एक फिनोमिनल पढ़ा होगा रेजोनेंस, ठीक है, एक फिनोमिनल पढ़ा होगा रेजोनेंस। तो ये C डबल बॉन्ड O और ये N डबल बॉन्ड C ये हमेशा रेजोनेटिंग रहते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो C और N का लिंकेज है ये किस तरीके का है, ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए जो C और N का ये बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, यानी कि आपके सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डबल बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा वीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है इस C और N के बीच में, ठीक है, इस C-N के बीच में ये वाले बॉन्ड पे। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है इन बॉन्ड्स की नेमिंग। अभी भी DBT में पूछा गया था और ये आपको बहुत ज़रूरी है आगे भी पता होना। C अल्फा और C के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं साई, ऐसे भी आप याद रख सकते हो CC साई, CC साई। N से C अल्फा के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं फाई, NC फाई, NC फाई CC साई, NC फाई CC साई। प्लस ये जो C डबल बॉन्ड O और N के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं, जो बॉन्ड एंगल होता है इसको हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल्स दिख रहे होंगे, ये एंगल्स जो हैं ये इस तरीके से रोटेट होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से रोटेट होता है, ऐसे करके CN बॉन्ड बीच में रहता है और ये रोटेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो इसकी रोटेशन को स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, इसकी रोटेशन को स्ट्रिक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रोटेशन को अलाउ नहीं करता है। ये नहीं कि हद से ज़्यादा रोटेशन हो रही है। तो इस रोटेशन को स्ट्रिक्ट करने का रीज़न क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि CO और CN बॉन्ड के बीच में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, C अल्फा C के बीच का एंगल साई और N से C अल्फा के बीच के एंगल फाई, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपको हर अमाइनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। और ये जो आपको एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको एंगल्स देखने को मिल रहे हैं यही एंगल्स क्या होते हैं, यही एंगल्स रामाचंद्रन प्लॉट में दिखाए जाते हैं, ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट में दिखाए जाते हैं या प्लॉट किए जाते हैं। बेसिकली रामाचंद्रन प्लॉट है क्या, रामाचंद्रन प्लॉट एक तरीके का ग्राफ है जिसमें इन एंगल्स को प्लॉट किया जाता है। अभी एंगल्स आते कैसे हैं, मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें आपको अराउंड 21 अमाइनो एसिड देखने को मिल रहे हैं। अब ये 21 अमाइनो एसिड लीनियरली तो रहेंगे नहीं, हो सकता है कि इन्होंने एक हीलिक्स बना के रखी हो। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हीलिक्स बनेगी तब इन अमाइनो एसिड्स को ऐसे करके रोटेट करना पड़ेगा, इनको टर्न क्रिएट करना पड़ेगा। जहाँ आएगा टर्न वहाँ बनेगा एंगल, और वो जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल अलाउड है या नहीं, यानी कि ये एंगल स्टेबल रहेगा या नहीं, या ये एंगल कह सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर को बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, वो चीज़ हम रामाचंद्रन प्लॉट से पता कर सकते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट पे इस बार भी क्वेश्चन आया था बेट में, और हर बार क्वेश्चन आता है हर एग्जामिनेशन में कि रामाचंद्रन प्लॉट आखिर क्या बताता है। क्या हम रामाचंद्रन प्लॉट से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं प्रोटीन की? तो बिल्कुल भी नहीं। रामाचंद्रन प्लॉट से हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि ये जो एंगल्स की वैल्यूज़ हैं साई और फाई है, जो रोटेशन है, इससे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, क्या वो स्ट्रक्चर बना रहेगा? तो बेसिकली रामाचंद्रन प्लॉट का ये जो पार्ट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि कौन सा पार्ट क्या दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये है आपका राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है लेफ्ट लोअर और ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से लेफ्ट अपर में आपको एंटी पैरेलल बीटा शीट्स देखने को मिल रही हैं, पैरेलल बीटा शीट्स देखने को मिल रही हैं, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स देखने को मिल रही हैं, राइट ट्विस्टेड बीटा शीट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिल रही है आपको, राइट जो हमको अपर क्वाड्रेंट देखने को मिल रहा है उसमें, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आपको राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिल रही है, ठीक है।
बेसिकली अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए रैंडमली, जैसे कोई उन्होंने अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया, आपसे रैंडमली पूछ लिया गया कि ये बताओ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, तो आप उसको डायरेक्टली बताना कि जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी। क्योंकि इस रामाचंद्रन प्लॉट को कुछ इस तरीके से बनाया गया, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करना कि ये एक अगर रामाचंद्रन प्लॉट है तो इसको हम यहाँ से यहाँ जोड़ दें, ठीक, तो सारी की सारी वैल्यूज़ इधर से इधर आ जाएंगी, और अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी नीचे से ऊपर आ जाएंगी इस तरफ। इस तरीके से इस प्लॉट को जो है वो डिज़ाइन किया गया है रामचंद्रन द्वारा, और इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। यहाँ की सारी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ, अगर हम पूरे के पूरे अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को बदल दें, और सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होगी अगर हम पूरे अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को बदल दें। इसीलिए आपको लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स राइट अपर में मिल रही है और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स लेफ्ट लोअर में मिल रही है, क्योंकि ये इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से फोल्ड करके इसको बनाया गया है। आपको रामाचंद्रन में डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको किस क्वाड्रेंट में मिल रही है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप इसको कई बार देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ से आपकी रोज़ नज़र पड़े, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को शेयर करिए, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की, और इसके बाद हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर और फोल्डिंग की बात करेंगे, और फिर हम लोग न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं बाहर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और ईजीएस्ट मैनर में। अगर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करवाना हो, जैसे कि मुझसे एक बच्चे ने कहा है डीएनए रिपेयर के लिए, तो डीएनए रिपेयर भी जरूर से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप ज़रूर से मुझको बता सकते हो, वो टॉपिक डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आप मुझे मिल सकते हो गुरुमंत्र अकेडमी पे, मुझे फॉलो कर सकते हो गुरुमंत्र अकेडमी पे। अभी डीबीटी बिट का एक फ्री कोर्स ख़त्म हुआ है उस पर, जिसमें आप देख सकते हो जाके, आपके एक डेमो का काम करेगा। वहाँ पे मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, प्लस और टीचर्स के भी लेक्चर अवेलेबल हैं, और वहाँ पे फ्री में डीबीटी बिट की टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करी गई थी हम लोग के द्वारा। और अब गेट का जो एग्जामिनेशन आने वाला है एक्सेल और बीटी, उसके लिए आपको जो है पूरा का पूरा कवर्ड सिलेबस देखने को मिलेगा। 1 सितंबर से वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप अच्छे से उसको एनरोल करिए, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, 9,999 फॉर एन ईयर, पूरे साल आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा इसका। गेट, बीटी और एक्सेल आप दोनों के सिलेबस पूरे के पूरे कवर कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आपका टेलीग्राम जो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, सारे लोगों से आप बात कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्लस टेस्ट सीरीज़ भी इसी में इंक्लूडेड है, आपको टेस्ट सीरीज़ से अलग से कुछ भी पे नहीं करना होगा। और अगर आप 9,999 में भी अपना प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो, अर्पित10, ये मेरा कोड है, और इस कोड को आप यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो गुरुमंत्र अकेडमी आज ही। तो कोई भी दिक्कत हो अगर ज्वाइनिंग में, या कोई भी दिक्कत हो अगर प्रिपरेशन में, कोई किसी से भी रिलेटेड क्वेरी हो तो ज़रूर से मुझसे पूछना और पढ़ते रहना, ठीक है। सबसे ज़रूरी वही है। मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ।